हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो देखो, हम लोग फिजिक्स के क्लासेस में अभी बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और बेसिक मैथमेटिक्स में आज के क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ हम लोग जानेंगे। देखिए, हम लोग जो फिजिक्स में पढ़ना है इंटीग्रेशन उतना ही पढ़ेंगे, बट हाँ, आपको ये इंटीग्रेशन का बेसिक्स इतना अच्छे से बता दिया जाएगा कि आपको फिजिक्स में कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है इंटीग्रेशन में। क्योंकि देखो, बिना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में एक जो मैथमेटिकल जो भी उसका कैलकुलेशन है उसको करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, दैट्स वाई इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे और इंटीग्रेशन को इतने अच्छे से पढ़ेंगे उसके बेसिक्स को कि आपको फिजिक्स में कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो देखो, आज हम लोग जो इंटीग्रेशन में देखेंगे, क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले बेसिक जो इंटीग्रेशन का वो कुछ फार्मूलाज और जो हमारा पोलिनोमियल वगैरह का जो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो सब सारी चीज़। बाकी 2-3 क्लासेस इंटीग्रेशन का, बेसिक इंटीग्रेशन का चलेगा आपको, और उसमें आपका सारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा ताकि आपको फिजिक्स में कहीं दिक्कत ना हो। तो देखो, हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं अभी तक। तो इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन इज एक्चुअली इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज अ इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये चीज़ आप नोट करके लिख सकते हो, और हम क्यों ऐसा बोले हैं वो आपको मैथमेटिकल इक्वेशंस के थ्रू हम बताएंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन is an inverse process of डिफरेंशिएशन। ऐसा क्यों बोले हैं वो आप लोग देखो। क्या है? इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब कि जब डिफरेंशिएशन को हम लोग, क्या है, अगर किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो उस डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट आएगा उसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से वही चीज़ आ जाएगा जिसको डिफरेंशिएट किए थे। ये कैसे, वो देखो एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज दैट हम लोग जो एग्जाम्पल ले रहे हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये क्या आया था? कॉस एक्स आया था। ठीक है, तो इस डी एक्स को इधर ले जाओ आप। ये डी साइन एक्स है, ये कॉस एक्स डी एक्स है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ समझ लो कि जो इंटीग्रेशन का जो बेसिक साइन होता है, नोटेशन होता है, कुछ इस टाइप से हम लोग डिनोट करते हैं जनरल इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, बट ये जो होता है ये होता है साइक्लिक इंटीग्रेशन। इसका मीनिंग क्या हुआ ये हम बताएंगे आगे, साइक्लिक इंटीग्रेशन जब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बस इतना सिंबल आपको पता होना चाहिए। ये इंटीग्रेशन क्या हुआ? कोई भी अदर इंटीग्रेशन, और ये इंटीग्रेशन हुआ साइक्लिक इंटीग्रेशन। जब इसमें ही लिमिट लगा देंगे तो वो हो जाएगा डिफिनिट इंटीग्रेशन। वो सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। बाकी अभी आप पहले इंटीग्रेशन को समझो। ये नोटेशन आपको बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, ये क्या हो गया? ये इंटीग्रेशन का हो गया, और ये नॉर्मल इंटीग्रेशन, जनरल इंटीग्रेशन, ये साइक्लिक इंटीग्रेशन का हो गया। तो ये चीज़ आपको इतना समझ में आ गया होगा। नोटेशन बता दिए ताकि अभी उसका यूज करेंगे तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग? दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे। देखो कुछ इस टाइप से। अब बात, ठीक है, तो हम लोग अभी क्या पढ़े यहाँ पे कि अगर हम लोग डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करेंगे, एक्चुअली इंटीग्रेशन क्या है हमारा? इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब जो अगर किसी भी फंक्शंस का अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, उस फंक्शन को ही इंटीग्रेट करें तो वो फंक्शन वही आ जाएगा जिसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे। मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? अगर ये डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स है और इसको ही इंटीग्रेट कर देंगे तो ये फंक्शन खुद ही आ जाएगा यहाँ पे साइन एक्स, और ये हो जाएगा हमारा इस टाइप से।
समझ में आया स्टेटमेंट? इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। पहले डिफरेंशिएशन कैसे किसका किए थे? साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आया? कॉस एक्स। इसके रिजल्ट को जब इंटीग्रेट किए, रिजल्ट कॉस एक्स है, और इसको डी एक्स के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट किए तो देखो ये इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डी एक्स क्या बताता है कि एक्स में वेरिएबल, एक्स में चेंज करने से कॉस एक्स में जो चेंज हो रहा है वो किस तरह टाइप से हो रहा है, और सारा चेंज को हम लोग क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। इंटीग्रेशन का एक्चुअल मीनिंग होता है ऐड, एडिशन। इंटीग्रेशन का एक्चुअल मीनिंग होता है एडिशन, ठीक है। इंटीग्रेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? समेशन, एडिशन, एडिशन ऑफ सेम काइंड थिंग्स, इसको इस टाइप से। तो ये देखो ये रिजल्ट आया था cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x का, इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए तो ये क्या आ गया? देखो sin x, मतलब जिसको इंटीग्रेट किए, डिफरेंशिएट किए थे, और उसके जिसको डिफरेंशिएट किए थे हम लोग, उसके रिजल्ट को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो वही आ जाएगा जिसको पहले हम लोग क्या किए थे? डिफरेंशिएट किए थे। मतलब अगर इसके रिजल्ट को अगर हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे उसी चीज़ के रिस्पेक्ट में जिसका वो फंक्शन है, जिसका वो वेरिएबल है, मतलब ये x का वेरिएबल है, तो x के रिस्पेक्ट में ही अगर इसको हम लोग इसके रिजल्ट को हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे तो वो फंक्शन वही आ जाएगा जो फंक्शन पहले डिफरेंशिएशन में था। तो देखो आ गया। यही हमारा क्या बताता है? इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। क्यों आया? क्योंकि डिफरेंशिएशन किसी भी चीज़ का जो डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसके रिजल्ट को अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं उसी चीज़ के रिस्पेक्ट में जिसका वो वेरिएबल है, तो वही चीज़ आ जाता है जो पहले था, मतलब डिफरेंशिएशन में जिसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे थे। तो डिफरेंशिएशन एक्स साइन एक्स का कर रहे थे, देखो साइन एक्स का क्या है? उसके रिजल्ट को इंटीग्रेट किए हैं, तब इसका मीनिंग ये हुआ, और ये स्टेटमेंट को हम वेरीफाई करवा दिए, ठीक है। अगर ये चीज़ इतना समझ में आएगा। अब देखो थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट आएगा। वो वही चीज़ होगा, मान लो कि हम लोग डिफरेंशिएशन साइन एक्स का नहीं करके साइन एक्स प्लस सी, सी इज एनी कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आएगा? देखो इसमें क्या है? दोनों एडिशन में है, तो सेपरेटली दोनों को डिफरेंशिएट करो अलग अलग, तो साइन एक्स का तो कॉस एक्स हो जाएगा, साइन जो पहले था दोनों के बीच में वही साइन आएगा यहाँ पे। अब ये सी जो है कांस्टेंट है, ये एक्स के रिस्पेक्ट में वेरी नहीं कर रहा है, तो इस दैट्स वाई ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। और हमको पता है कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है? 0 आता है। तो ये हमारा कुछ इस टाइप से हो गया। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस एक्स। ठीक इस तरह फिर इसको इधर ले जाओ, साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स डी एक्स, कुछ इस टाइप से आ गया। दोनों साइड क्या करो? इंटीग्रेट करो। अब देखो अब क्या होगा? क्या बोले थे हम? फिर वही चीज़ जो स्टार्टिंग में था वही आ जाएगा, उसके रिजल्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो इसके रिजल्ट को इंटीग्रेट किए हम लोग तो वही चीज़ आ जाएगा जो पहले था, स्टार्टिंग में था, जिसको डिफरेंशिएट किए थे। तो ये क्या आ जाएगा? साइन एक्स प्लस। देखो अब बोलोगे सर कि पहले cos x का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो sin x आ रहा था, अब क्या आ गया? sin x प्लस सी आ गया। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी फंक्शन का अगर इंटीग्रेट करते हैं हम लोग तो कांस्टेंट एक टर्म लिया जाता है। ये जरूरी क्यों है कि जब आप डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में इस कांस्टेंट का वैल्यू लेना, इस कांस्टेंट को लेना जरूरी होता है। आप अपने मन से उसमें कांस्टेंट एक ऐड कर दो, ठीक है। कांस्टेंट का लेना वैल्यू जरूरी होता है। क्यों? कि देखो 95% क्वेश्चन में ऐसे आपको इफेक्ट नहीं करेगा डिफिनिट इंटीग्रेशन में, क्योंकि इसका वैल्यू 0 आएगा, बट 5% क्वेश्चन में ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्यों? कि जब लिमिट कुछ से कुछ और दिया होगा, उसमें वैल्यू जब चेंज कर रहा होगा
किसी x के भी किसी भी रेंज के बीच में ये x, तो उसके लिए c का वैल्यू कुछ आ जाए, कुछ कांस्टेंट आ जाए, कुछ अदर वैल्यू आ जाए, तो उस केस में आपका जो है रिजल्ट वो डिफर कर जाएगा ओरिजिनल एक्चुअल रिजल्ट से। ठीक है, दैट्स वाई हम लोग ये लिए हैं। बाकी आप इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में इसका कुछ ज़्यादा रोल नहीं होगा। बहुत बार आपको ऑप्शन में, क्वेश्चन के ऑप्शन में ये गिवन नहीं होगा सी, ठीक है, बहुत जगह दिया भी होगा। तो इसका मेन रोल कहाँ पे है? डिफिनिट इंटीग्रेशन में। जो बाउंड्री कंडीशंस आप अप्लाई करोगे तो ये आपके आंसर को, अगर सी नहीं लिए तो आपके आंसर को अफेक्ट कर सकता है, आपका आंसर गलत आ सकता है। बट वो 5% क्वेश्चन में होगा, बट आपको लेके चलना है, ये लेके चलना है आपको। ठीक है, आपको इसलिए बताया गया यहाँ पे। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल बताए हैं, इस दोनों एग्जाम्पल को हम जनरलाइज कर देते हैं। अब जनरलाइज कैसे करते हैं देखो, एग्जाम्पल के थ्रू पहले जो ऊपर स्टेटमेंट था उसको बता दिए, आपको समझा दिए। अब देखो इसको जनरलाइज कर सकते हैं कैसे कि इफ डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज एक्चुअली gx, then integration of gx with respect to x, integration of gx with respect to x will be fx plus c। देखो ये आपका जनरलाइज स्टेटमेंट हो गया, ये जो अभी दो एग्जांपल बताए हैं और ऊपर के स्टेटमेंट का क्या किए। अभी देखो जो रिजल्ट आया था डिफरेंशिएशन का fx का, gx आया, उस रिजल्ट को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए तो ये फिर वही आ गया जो पहले था। और आपको पता है, हम बताए हैं कि इंटीग्रेशन कभी भी करना एक कांस्टेंट लेना। ठीक है, कांस्टेंट आप अपने मन से ले लेना, यहाँ पे जरूरी है, अदरवाइज क्या करेगा, आपके आंसर को अफेक्ट कर सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, fx प्लस सी। यहाँ पर fx प्लस सी लेके करो डिफरेंशिएट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ इंटीग्रेशन में कांस्टेंट लेना, यहाँ दिया हो नहीं दिया हो उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको लेके चलना है। ये तो देखो ये वही आ गया ना जिसको हम लोग क्या किए थे, डिफरेंशिएट किए थे। जब एक बार फिर समझो, जब किसी भी फंक्शन के रिजल्ट को इंटीग्रेट करेंगे उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो वही चीज़ आ जाएगा जो पहले जिसका डिफरेंशिएशन हम लोग किए थे। देखो इसके रिजल्ट को हम लोग क्या किए, इंटीग्रेट किए इसी के रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये x का फंक्शन है। तो हम लोग क्या आ गया, जिसका डिफरेंशिएशन किए थे, जिससे रिजल्ट बना था, वो वही आ गया यहाँ पे। और एक कांस्टेंट हम बोले हैं कि हमेशा कांस्टेंट लेके चलना है आपको, इंटीग्रेशन किसी भी चीज़ का करो तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये एक बेसिक चीज़ है, आपको इतना आना चाहिए। देखो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं और कैसे इसको यूटिलाइज करते हैं और कैसे यूज़ करना है अपने क्वेश्चंस में। तो ये बेसिक इंटीग्रेशन का जो बेसिक फंडा है, ये आपको शायद इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं, इस सब को हटाते हैं, ये इंटीग्रेशन का अभी समझ जाओ कि आपको इंटीग्रेशन का एक जो है पिक्चर दिखाएं आपको थोड़ा सा कि इंटीग्रेशन आता कहाँ से, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हुआ है। अभी आप इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल फंक्शन x⁴n है, इसका अगर इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, ये फॉर्मूला है, आपको याद रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ये इंटीग्रेशन आ जाएगा x⁴n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। कोई पॉलिनोमियल है x⁴n nth ऑर्डर का, उसका अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको, तो उसका इंटीग्रेशन होगा x⁴n+1, पावर भी 1 से बढ़ जाएगा और नीचे में भी जितना पावर था वो नीचे में भी आ जाएगा +1 करके। तो देखो पावर n था तो n+1 हो गया और नीचे में वो पावर जो था नीचे में भी आ गया n+1 करके। तो ये रूल है इंटीग्रेशन का। तो ये इतना आपको आना चाहिए। एग्जाम्पल करके देख लो, कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। मतलब x⁴ है, इसका अगर x के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x n के जगह पे 4 है तो ये क्या हो जाएगा 4+1 डिवाइडेड बाय 4+1 नीचे भी और प्लस c एक कांस्टेंट है, x⁴
5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये इतना आपको समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरह अगर मान लो अगर आपको ये इंटीग्रेशन दिया हो x टू पावर -2 का x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा ये x टू पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। तो प्लस माइनस माइनस और साइन विथ लार्जर नंबर, ये क्या हो जाएगा x टू पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस c। तो इसको क्या लिख सकते हो -1/x। तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से -1/x, क्योंकि x टू पावर माइनस है तो इसको नीचे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा पावर 1 हो जाएगा। और कभी भी पावर 1 किसी नंबर के साथ हम लोग लिखते नहीं हैं, वो सेल्फ अंडरस्टूड होता है। तो ये आ जाएगा यहाँ से, इसको इस टाइप से रीअरेंज कर दिए। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, वो एक्चुअल में वहीं से आया है जो आपको बताया है कि इंटीग्रेशन इज ए इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बट आपको समझ में आ जाएगा, बट आपको जो भी फार्मूला लिखाएंगे वो फार्मूला याद होना चाहिए। एक तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितना भी है उस सब का अगर हम लोग अगर आपको डिफरेंशिएशन करवाया जाए, इंटीग्रेशन करवाया जाए, तो वो सारा इंटीग्रेशन का फार्मूला याद होना चाहिए। मान लो cos x का जो है cos x का डिफरेंशिएशन अगर करें x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आ जाएगा sin x प्लस c। इसी तरह sin x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस cos x प्लस c। ठीक है, इतना देखो माइनस यहाँ पे क्यों आया कि देखो cos x का जब हम लोग क्या करते थे डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या आता था माइनस sin x आता था ना, दैट्स वाई ये माइनस यहाँ पे ले लिया है। अब देखो सेक स्क्वायर x का जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, tan x प्लस c आ जाएगा। और cosec स्क्वायर x का जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस cot x प्लस c आ जाएगा। आपको इतना समझ में आया अभी तक? देखो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ये सब चीज़ प्रैक्टिस करने से ही याद आएगा। आप जो डिफरेंशिएशन का फार्मूला है उसको गौर से देखोगे तो आपको ये चीज़ क्लैरिटी आएगा और इन्वर्स प्रोसेस वाले बारे में। तो देखो सेक एक्स और tan x, सेक एक्स इंटू tan x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ये कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हो जाएगा हमारा सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, इतना को आप क्या कर लो उतार लो, पहले ये जो भी फार्मूला बताया गया है इतना को अभी आप उतार लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, इतना को आप लोग पॉज करके उतार लो। अब बात करते हैं जो फार्मूला है आगे, ये क्या है कॉसेक एक्स और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, ये क्या देगा, ये देगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। सी हमेशा लेना है, ऑप्शन में दे ना दे, इससे क्या होगा कि आपको सी छोड़ने का आदत नहीं होगा। बहुत बार स्टूडेंट में क्या होता है सी को छोड़ देने का आदत होता है, जिससे क्या हो जाता है कि गलती होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो देखो tan x का जो इंटीग्रेशन होगा x के रिस्पेक्ट में, ये होता है log sec x, ये होता है log sec x प्लस c, ये होता है हमारा। और इसको और भी तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो log mod sec x। ठीक है, ये आ गया। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ cot x विथ रिस्पेक्ट टू x जो होता है ये होता है log sin x होता है, ये log sin x होता है। और इसको अगर चाहोगे तो रीअरेंज करके
इसको अदर फार्मूला में भी बनाया जा सकता है। वो जो अदर फार्मूला बनेगा, ये बनेगा आपको इसका, देखो ये होता है और log sec x प्लस tan x प्लस c, इसका 2 होता है। देखो इसको जब रीअरेंज करोगे तो यही आएगा आपको, ठीक है। तो इसको इस तरह से बहुत बार आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। और इसका एक रीअरेंजमेंट और मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा आपको, देखो यहाँ पे ये log tan π/4 x/2 x/2 हो जाएगा। ये 3 वैल्यू इसका ऐसा होगा। ये सारा रीअरेंज करके आया है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको है नहीं। किसका है ये तो cot x का है ना, ये cot x का है, ये cot x का है, और ये जो है ये cot x का है। एक मिनट, हाँ ये cot x का है, ये cot x का है आपका। और जब हम लोग cos x का sec x का करेंगे तो sec x का होगा क्या, देखो sec x का इंटीग्रेशन, sec x का क्या हो जाएगा, sec x का x के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा log sec x प्लस tan x प्लस c। और इसको ये भी लिखा गया है, बहुत जगह लिखा मिलेगा आपको, log tan π/4 प्लस x/2, ये भी होगा, ठीक है। ये इसका था, दोनों एक साथ मिक्स हो गया था, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या बचा हमारे पास, एक क्या बचा, sec x हो गया, अब एक बचा cosec x। तो इसको इतना आप क्या कर लो, लिख लो। अब क्या बचा इंटीग्रेशन, cosec x dx, x के रिस्पेक्ट में इसका, cosec x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या होगा, log cosec x माइनस cot x प्लस c। और इसका जो है अदर फॉर्म भी हो जाएगा एक और, ये हो जाएगा log tan x/2 प्लस c। जब इसको रीअरेंज करोगे तो आप ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। आई होप कि इतना इंटीग्रेशन का जो फार्मूला था ट्रिग्नोमेट्रिक का, ये आपको समझ में आ गया होगा। और जब अगर आप ये कहाँ से आया, इसको जब रीअरेंज करोगे, इसको जब रीअरेंज करोगे तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। इसको जब रीअरेंज करोगे तो ये आ जाएगा, आप इसको करके देख सकते हो, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा आपको। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। बाकी जो इंटीग्रेशन का फार्मूलाज है, जो कंसेप्ट है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप जो भी फार्मूलाज और बेसिक चीज़ें हैं उसके एक बार और फिर अच्छे से देखो। इसको क्या करो, आप डिफ्रेंशिएशन का जो फार्मूला है उससे कोरिलेट करो कि जो चीज़ हम बताएं हैं एक्चुअल में वो हो रहा है। कि अपने आप हम लोग यहाँ पे बहुत आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि जो कंसेप्ट बिल्डिंग है ना वो बहुत ज़रूरी है। जब अगर बच्चा जो फ्रेशर आता है 10th पास करके ना, उसको इस सब के बारे में कुछ नहीं पता होता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि जो स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, एकाएक उड़ना नहीं है, ट्रिक पे नहीं भागना है। सबसे बड़ी दिक्कत हम लोग के साथ ये होता है कि हम लोग जब पढ़ने जाते हैं ना तो हर चीज़ शॉर्टकट में जाते हैं। पहले बार कभी भी किसी भी चीज़ को सीखो तो डेप्थ में जाकर सीखो। ट्रिक कब काम आता है, जब सब कुछ आपको पता हो तब ट्रिक काम आता है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, ट्रिक आपके लिए क्या हो जाएगा, हर चीज़ को याद करना हो जाएगा, ठीक है, तो फिर वो गड़बड़ है। तो पहले कोई भी चीज़ को डेप्थ में जाके पढ़ो, ट्रिक से मत पढ़ने का कोशिश करो। ट्रिक धीरे धीरे आपको अपने आप डेवलप हो जाएगा जब प्रैक्टिस करोगे तब। अदरवाइज आपके लिए याद करना हो जाएगा। फिर वही बात कि नया क्वेश्चन पड़ेगा तो ट्रिक आपकी काम नहीं आने वाली, ट्रिक आपको धोखा दे देगा। तो उस समय आपका जो डेप्थ होगा सब्जेक्ट का वही आपको सपोर्ट करेगा। तो इसीलिए हम लोग बार बार बोलते हैं, मेरा जो पर्सनल पॉइंट होता है किसी भी क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट के लिए, कि शुरुआत में ट्रिक पे मत जाओ, डेप्थ में पढ़ो जितना हो सके, क्योंकि ट्रिक आपको धोखा दे सकता है बट आपका नॉलेज और आपका डेप्थ ऑफ सब्जेक्ट वो कभी धोखा नहीं देगा। मैक्सिमम स्टूडेंट को हम देखते हैं किसी सब्जेक्ट उसका कमज़ोर होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि ट्रिक पर हर चीज़ को ट्रिक से चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। आजकल शॉर्टकट का इतना बड़ा हुआ हो गया ना कि बच्चा का सब्जेक्ट कुछ नहीं पता हो लेकिन रट करके वो बड़ा क्वेश्चन कर लेगा, रट करके ट्रिक रट करके, और थोड़ा सा उसको ट्विस्ट कर दो तो वहीं पर धराम से गिर जाता है। हो सकता है उससे आसान क्वेश्चन उससे नहीं बने। क्यों? इसका एक ही कारण है कि डेप्थ में नहीं है, सब्जेक्ट में उसके पास डेप्थ नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि अपने हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा एकदम स्पीड में नहीं जाना है। क्योंकि ये जो क्लासेज है, ये जो मेरा सीरीज़ है,
ये फाउंडेशन सीरीज है, ये उन बच्चों के लिए है जो 10th पास करके आए हैं। आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में कहीं दिक्कत नहीं होगा। आप जो बेसिक मैथमेटिक्स का मेरा क्लास उसको पढ़ो अच्छे से। आपको हो सकता है कि मेरे क्लास से आपको मैथमेटिक्स का भी तैयारी हो जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें हम बहुत डेप्थ में जाके बता रहे हैं, वो चीज़ आपको मैथमेटिक्स में भी बहुत सपोर्ट करने वाली है। ठीक है, ऐसा है नहीं कि आप मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो मैथ वाले टीचर पढ़ाएंगे तो कुछ और पढ़ाएंगे। उस केस में भी इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx यही होगा, log cosec x माइनस cot x यही होगा। तो इसको वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे भी स्टार्टिंग में आपको फार्मूला ही बताया जाएगा। ठीक है, तो जहाँ भी पढ़ रहे हो आप अच्छे से पढ़ो। पहले सब्जेक्ट में डेप्थ बनाओ, डेप्थ में जाके पकड़ बनाओ, फिर ट्रिक पे जाओ, फिर शॉर्टकट आप खुद बना लोगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। और अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये मेरे लिए ज़रूरी है। यही एक तरह से समझ जाओ कि आप लोग के लिए गुरुदक्षिणा है कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरा जो ये वीडियो है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट तक जाए ताकि वो इसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में। ओके, गुड नाइट।